नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों साइंस के प्रैक्टिस सेट संख्या 7 को देखने वाले हैं। इससे पहले साइंस के 6 शानदार प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख ले। चैनल के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हैं जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, किसी भी एग्ज़ाम में साइंस का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और साइंस के अधिकतर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से साइंस के 25 शानदार क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपका स्कोर 15 प्लस आ रहा है तो साइंस में स्थिति आपकी अच्छी है। अगर 20 प्लस आ रहा है तो साइंस में आपकी स्थिति बेहतर है। अगर उससे कम आ रहा है साथियों तो मेहनत आपको साइंस में करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शानदार तरीके से हम लोग 25 क्वेश्चन को देखेंगे और सभी का आंसर आप लोग देते हुए चलिएगा और अंत में अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, क्वेश्चन अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर अंत में दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, संवेग का मात्रक क्या होता है? बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जिनका भी सही उत्तर बी आ रहा है बिल्कुल सही है। संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड। बात करें हम लोग कि संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग यानी पी बराबर होता है एम गुना भी। याद रखना है एम गुना भी, यानी पी बराबर एम भी और एम यानी मास, भी बराबर वेलोसिटी। तो सही उत्तर इस प्रश्न का जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगर वेग का पूछा जाए मात्रक तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। घनत्व का पूछा जाए तो घनत्व का होता है साथियों केजी पर मीटर क्यूब। अगर पूछा जाए त्वरण का क्या होता है तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर पूछा जाए साथियों आवेग का क्या होता है तो आवेग का होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड। अगर दाब का पूछा जाए केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो दाब का एसआई मात्रक होता है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगला, आकाश में उड़ते पक्षी में होगी क्या होगी? केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, या दोनों, या केवल दाब ऊर्जा? तो सही उत्तर जिनका भी सी आ रहा बिल्कुल सही है। आकाश में उड़ते पक्षी में गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जाएं होती है, क्योंकि पक्षी गति के साथ ऊंचाई में भी है। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा करने की क्षमता आ जाती है उस वस्तु की जो है उस ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बहते जल में धनुष से छोड़े हुए तीर तथा खिलाड़ियों द्वारा फेंके गए गेंद में गतिज ऊर्जा देखने को मिलती है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। जैसे घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, ये सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। प्रश्न में पूछा गया है आकाश में उड़ते पक्षी, तो इसमें गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जाएं देखने को मिलती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टीफन नियतांक का मान आपको बताना है क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्टीफन नियतांक क्या होता है। तो स्टीफन का जो नियम होता है साथियों उसके बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखना है, किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर ई और उसके परमताप टी के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यह स्टीफन का नियम कहता है। स्टीफन नियतांक का मान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो याद रखना है 5.7 गुना 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर के 4 जो होता है वो याद रखना है आपको स्टीफन नियतांक का मान होता है, यानी ऑप्शन डी के पे पावर 4। आगे बढ़ते हैं। जिनका भी डी आ रहा था बिल्कुल सही है। संलग्न चित्र में बिंदु ए एवं डी के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है क्या हो जाएगा? बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। समांतर क्रम में अगर रहता है तो 1/r बराबर क्या फार्मूला होता है? 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। अगर श्रेणी क्रम में रहे
तो R बराबर क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये समांतर और ये श्रेणी क्रम का है। और आपको पूछा गया है A से D के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो जिनका भी 2 ओम आ रहा है बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले साथियों A और C के बीच हम लोगों को प्रतिरोध निकालना होगा। A और C के बीच प्रतिरोध निकालने के लिए इन्हें हमें समांतर क्रम में जोड़ना होगा। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए 1/r निकल कर आ जाएगा 1/6 प्लस 1/6, यानी 1/r निकल कर आ जाएगा 2/6, यानी r की वैल्यू हो जाएगी 3 ओम अगर A से C पूछा जाए। अगर A से D पूछा जाए तो A से D के बीच जो प्रतिरोध वो निकल कर आ जाएगा A से D, यानी यहाँ से लेकर यहाँ का प्रतिरोध आपको पूछा गया है। अगर यहाँ का पूछा जाए तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। तो r की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2 ओम। इस प्रकार से साथियों इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है, बताएं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश कांच से जल में चलता है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश चलता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव माना जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, कांच से जल में, यानी सघन से विरल माध्यम में। और जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के कारण अपरिवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है और इस आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण के भी नाम से जानते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तब साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमें देखने को मिलती है। इसके प्रमुख उदाहरण में हीरो का चमकना, रेगिस्तान में मिर्चिका का दिखाई देना, इसके बाद कांच का चटकता हुआ भाग का चमकीला दिखाई देना, पानी में पड़ी हुई परख नली का चमकना, पानी में हवा भरे बुलबुले का चमकना, ये सभी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। तो संभव है कांच से जल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है, बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैनी टाइम्स बिहार के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा समरूप अंग का उदाहरण है, कौन समजात अंग का उदाहरण है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, याद रखना है आपको, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बंदर के पंख नहीं साथियों, यहाँ पे हो जाएगा बंदर के हाथ। बंदर के जो हाथ हैं वो याद रखना है, समरूपी अंग के उदाहरण नहीं है, समजात अंग के उदाहरण है। और समजात अंग के बारे में आपको याद रखना है कि प्राणियों के वह अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक जैसी होती है परंतु उनके कार्य जो होते हैं अलग अलग होते हैं, उसे हम लोग समजात अंग कहेंगे। पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद ये समजात अंग के उदाहरण है। मनुष्य की भुजा तथा गाय के जो अग्रपाद हैं वो एक जैसे हैं लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं। मेढक के अग्रपाद तथा पक्षी के पंख ये सभी जो हैं समजात अंग के उदाहरण हैं। प्रीवियस वीडियो में साथियों आपको समजात और समरूप दोनों अंगों के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बंदर के हाथ हो जाते। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ जो होती है वो किसकी बनी होती है, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों कैडमियम की। 7 का सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वो कैडमियम की बनी होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जब नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में आपको पता है भारी जल यानी D2O तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तथा ईंधन के रूप में यहाँ पे हम लोग यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर कैडमियम, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सटीक है। क्वेश्चन अगला, लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि, बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसे कंप्लीट भी किया है।
तो लोलक की जो घड़ियां है वो गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोलक के बारे में आपको कुछ याद रखना है, जैसे कि लोलक का आवर्तकाल बराबर होता है टी, यानी टी बराबर होता है 2π√L/g। इसके बाद आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः झूलने वाली लड़की के बगल में कोई अगर दूसरा आकर बैठ जाता है तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है और ठंड में, याद रखना है, जो है यह तेजी से चलने लगती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, पराशर्व वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। बताएं पराशर्व ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? 3 प्रकार की मुख्यतः तरंग के बारे में आपको जानना होता है, एक श्रव्य, एक अवश्रव्य, एक होता है पराशर्व। जो पराशर्व होती है उनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। श्रव्य के बारे में पूछा जाए तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच जो है हमें श्रव्य तरंगे देखने को मिलती है। अवश्रव्य 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंग, मनुष्य जो सुन सकता है वो श्रव्य तरंग को सुन सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। विलियन स्थिरांक आर का मान बताना है आपको, क्या होगा? विलियन स्थिरांक यानी आर का मान होता है 0.82 L ATM K-1 मोल -1, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सटीक है। अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत क्या होता है? पता है? तो जर्मन सिल्वर नाम में सिल्वर है, लेकिन इसमें चांदी की प्रतिशतता 0 होती है। सही उत्तर, जिनका भी सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? बताएं मीन वर्ग से कौन संबंधित है? तारा मछली, सिल्वर मछली, शार्क या वेल? सही उत्तर 12 का हो जाएगा, याद रखना है आपको। शार्क जो है वो मीन वर्ग से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वेल के बारे में पूछा जाए तो वेल मछली जो होती है वो सबसे बड़ी स्तनधारी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शार्क जो है वो मीन वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13 नंबर का, कि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में निम्न तत्व जो है रेडियो एक्टिव है। बताएं इनमें से कौन सा तत्व जो है वो रेडियो एक्टिव है? अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व में थोरियम जो है वो इस ऑप्शन के अनुसार रेडियो एक्टिव तत्व है। किसी तत्व के रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है। इसका कारण है कि रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु जो हैं वो अस्थायी होते हैं। जिस तत्व के परमाणु के नाभिक स्वतः विखंडित होकर अन्य तत्वों के परमाणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं उसे ही प्राकृतिक रेडियो सक्रियता भी कहा जाता है। जैसे यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों का विखंडन स्वयं होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिनका भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अणु चुंबकीय यौगिक है? बताएं। तो FeSO4 जो है वो अणु चुंबकीय यौगिक है। इलेक्ट्रॉन के युग्म वाले यौगिक प्रति चुंबकीय व्यवहार करते हैं, परंतु यदि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म में नहीं रहते हैं तो वह यौगिक अणु चुंबकीय व्यवहार करते हैं। जैसे Fe2+ तथा Fe3+ में इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है। तो कुछ साथियों आपको उदाहरण याद रख लेना है। जैसे प्रति चुंबकीय पदार्थ के बारे में अगर पूछा जाए तो प्रति चुंबकीय पदार्थ में Bi आपको याद रखना है, Zn याद रखना है, Au याद रखना है, H2O याद रखना है, ये सभी प्रति चुंबकीय हैं। अणु चुंबकीय पूछा जाए तो अणु चुंबकीय में आपको Al याद रखना है, सोडियम याद रखना है, Pt याद रखना है, Mn याद रखना है, O2 याद रखना है, ये सभी अणु चुंबकीय हैं। लौह चुंबकीय के बारे में पूछा जाए तो Fe है, Ni है, CO है और Fe4O3 है, ये सभी जो है
लोह चुंबकीय हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वायु में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं पाई जाती है? बताएं कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो इजी है, रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं। यह निष्क्रिय गैस में सबसे भारी मानी जाती है। याद रखना है रेडॉन। रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में मुख्यतः रूप से किया जाता है। अक्रिय गैस आवर्त सारणी के शून्य वर्ग का तत्व माना जाता है। इसकी प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण इन्हें दुर्लभ गैस की भी संज्ञा हम लोग देते हैं। आर्गन प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस भी माना जाता है। तो रेडॉन आपको याद रखना है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कोहल। इसके बारे में एग्जाम में काफ़ी बार इसके सूत्र के बारे में पूछा जाता है। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही है। एल्केन पूछा जाए तो याद रखना है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एल्केन पूछा जाए तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्काइन का CnH2n-2। एल्किन पूछा जाए तो याद रखना है एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है। इसके बाद एल्कोहल पूछा जाए, एल्कोहल पूछा जाए तो एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2O जो होता है वो एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। तो ये चारों सूत्र याद कर लीजिएगा, काफ़ी रिपीट होते हैं एग्जाम में। सही उत्तर ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है। प्रश्न संख्या 17, खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बताएं। एसिटिक अम्ल, नमक, चीनी या ऑक्जेलिक अम्ल? बताएं। तो खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। खाद्य परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा खराब होने से बचाता है। निर्वात पैकिंग, डिब्बाबंदी, चीनी क्रिस्टलीकरण, नमक मिलाना, उबालना, निर्जलीकरण यानी सुखाना, सिरप का उपयोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा जो है खाद्य परीक्षण किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, अमीबा में नहीं होता है, क्या नहीं होता है अमीबा में? कंकाल या जनन या गमन या पाचन? तो अमीबा में याद रखना है साथियों, कंकाल नहीं पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। अमीबा के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, यह एक कोशिकीय जीव होता है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। अमीबा में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। मनुष्य के आंत में 6 प्रकार के अमीबा रह सकते हैं, उनमें से एक के कारण पेचिश उत्पन्न भी होता है। सही उत्तर अमीबा में कंकाल नहीं होता है। क्वेश्चन अगला, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? बताएं। जो जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं उसे हम लोग जरायु या पिंडज के नाम से जानते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। वह जंतु जिसका जन्म सीधे गर्भ से होता है अर्थात जरायु से लिपटा हुआ पैदा हो, जरायुजु या पिंडज कहलाता है। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जो है आपको याद रखना है जरायु या पिंडज कहलाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सटीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं, बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो अस्थि का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हैं उसे हम लोग याद रखना है ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट जो है एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जिससे अस्थि का निर्माण किया जाता है। अगर पूछा जाए ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, तो ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में पूछा जाए तो ऑस्टियोक्लास्ट एक प्रकार की हड्डी की कोशिकाएं हैं जो हड्डी के ऊतकों को तोड़ती है।
कशेरुक कंकाल की हड्डियों के रखरखाव, मरम्मत और पुनर्निर्माण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा अस्थि के निर्माण में ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो मुख्य कोशिकाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ट्रिप्सिन बदलता है, क्या बदलता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, वसाओं को वसीय अम्ल में बदलता है, मल्ट एवं ग्लाइकोजन को माल्टोज में, या सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। सही उत्तर ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अग्नाशयी रस में मुख्यतः लाइपेज, एमाइलेज तथा ट्रिप्सिन तीनों प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसमें लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। और प्रोटीन के पाचन सर्वप्रथम जठर रस में पेप्सिन, फिर अग्नाशय में ट्रिप्सिन के द्वारा तथा आंत में छोटी आंत के इलियम में इरेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, साइकस के पत्ती लक्षण प्रदर्शित करते हैं, बताएं। तो साइकस की जो पत्तियां होती हैं वो मरुद भिद के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा मरुभिद। फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 नंबर का बताना है आपको। फ्लाई ऐश थर्मल पावर प्लांट के प्रदूषण द्वारा होता है। सही उत्तर जिनका भी सी आ रहा बिल्कुल सही उत्तर है। फ्लाई ऐश यानी उड़ान राख कोयला जलाने से निर्मित पदार्थ है जो महीन कणों से निर्मित होते हैं। यह हल्के कण उत्सर्जित गैसों के साथ ऊपर उठ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बीज का निर्माण होता है, किसके द्वारा बीज का निर्माण होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीजांड से होता है। तो अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में C4 चक्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी? तो प्रकाश संश्लेषण में C4 चक्र की खोज हैच तथा श्लैक के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 25 शानदार क्वेश्चन विथ एनालिसिस हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अगर साथियों पिछले 6 सेट को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।